हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप उस वीडियो को देख के वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स का राइटिंग वर्क, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग सब नोट करते जाइए, जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, विजिट किया है पहली बार, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो उसको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और वो वीडियो देख सकता है। ठीक है बच्चों, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। व्हाट इज रिटन हियर? एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, है ना, इन द रॉयल रेजिस्टेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर जो औरंगजेब जो राजा था मुगल सम्राट का, उसने क्या किया था? औरंगजेब ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था जिसका नाम पुंगी था, उसे अपने राज दरबार में बैन कर दिया था, रोक लगा दिया था, उसको बजाने के लिए उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी उसको कैसी लगती थी? श्रिल, अनप्लीजेंट लगती थी। उसकी आवाज़ तीखी, तेज, उसको अच्छी नहीं लगती थी, अनप्लीजेंट लगती थी, इसलिए उसने उसे बैन करा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। अब जो ये पुंगी था, इसको ऐसा नाम दे दिया गया था कि ये नॉइज मेकर है, इसकी आवाज़ तीखी तेज है, इसलिए इसको नॉइज मेकर लोग कहते थे, मतलब शोरगुल मचाने वाले कोई। रीडेड होता है बच्चों जो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हवा की सहायता से बजाया जाता है, उसको बोलते हैं रीडेड। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और बहुत से लोग अब ये सोचते थे कि क्योंकि जिसको ये पसंद था, जिसको ये बजाना पसंद था, और चूँकि उसने बैन कर दिया था, तो वो ये सोचते थे कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब हम फिर से इसको बजा पाएंगे। और बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर जो बार्बर किसे कहते हैं? नाई को कहते हैं। तो नाई था जो उसकी फैमिली में सब प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, है ना, सब संगीतकार थे। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, वो एक बार रॉयल पैलेस गया, एक बार वो राजमहल में गया। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि मैं इस जो पुंगी की जो ध्वनि है, मतलब इसका जो ट्यून है, इसको मैं चेंज करके रहूँगा, इसकी क्वालिटी को और बेहतर करूँगा, ताकि इसे सब लोग फिर से पसंद करने लगे। ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने इसके लिए एक पाइप चूज़ किया जो नरकुल से बना होता है, जो मतलब वो पाइप जो होता है बैम्बो, बांस होता है ना, बांस की लकड़ी, मतलब अंदर से वो खोखला होता है। हाँ, उस पाइप को उसने लिया और क्या किया? वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि उस पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस बॉडी मतलब पाइप के ऊपर उसने क्या किया? 7 होल बना दिए, सात उसने छेद कर दिए उसमें। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उस पर प्ले करता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कभी किसी छेद को बंद करता, खोलता, उंगलियों से आपने देखा होगा ना, बांसुरी जैसे होती है, तो उसमें जो ऊपर छेद होते हैं, हम उंगलियों से एक छेद को बंद करते हैं, खोलते हैं, और फिर उसमें फूंक मारते हैं, तो उसमें अच्छी ध्वनि निकलती है। जिसको आता है बजाने वो तो बहुत अच्छे से बजाता है ना। तो वो जब ऐसा करता था तो उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, उसमें से क्या होता था? बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकलता था, आवाज़ आता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। उसने क्या किया? राज दरबार, एक बार उसने राज दरबार में इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, तो उसको देख के या उसको सुन के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, जो उसने नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ये पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए अब इसका नया नाम सोचा जाने लगा कि इसको क्या नाम दिया जाए। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी कही जाती है, जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द
साहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर। चूँकि ये इसके बारे मतलब इसके नाम को कैसे ईजाद किया गया इसका नाम, उसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि ये चूँकि शाह चैम्बर मतलब राजा जो थे शाह चैम्बर में इसको प्ले किया गया था, बजाया गया था, और बजाया किसने था, एक नाई ने बजाया था। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई रख दिया गया, जैसे शाह नाई, तो सहनाई से मिलके इसका नाम ही रख दिया गया सहनाई। देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपका सहनाई, ये पिक्चर दिया हुआ है, ये सहनाई है और ये पुंगी है। पहले ये ऐसी थी, बीन जैसा लग रहा है ना ये पुंगी, तो इसको उसने सहनाई बना दिया, इस तरह से इसको नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इसके बाद है द साउंड ऑफ द सहनाई, द साउंड ऑफ द सहनाई, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू द कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, है ना। ये जो अब जो ये सहनाई का जो साउंड था, अब ये लोगों को अच्छा लगने लगा, इसको लोग क्या कहते थे, इसको लोग शुभ मानने लगे। मंगल कार्यों में, शादी विवाह में, मंदिरों में इसको बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसको क्या किया जाने लगा, ये जो है ये सहनाई जो है इतना ज़्यादा इसको लोग शुभ मानने लगे, लोगों को इतना अच्छा लगने लगा इसका ध्वनि कि इसको शादियों में बजाया जाने लगा। और ये बल्कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसको तो बहुत ही आवश्यक माने जाने लगा, इसको बजाना बहुत ही आवश्यक करते, मतलब लोग अपने नॉर्थ इंडियन वेडिंग में तो इसको बजाते ही थे लोग। इन द पास्ट एक रिवाज बन गया इसको बजाने का। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द क्या लिखा है, एक सेकेंड, हाँ नौबत, यस, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, आर ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अब इसको क्या किया गया, सहनाई को, ये नौबत क्या है, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उसी में अब इसको भी शामिल, राज दरबार के 9 जो बहुत ही फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उसमें इसको भी, वाद्य यंत्रों में इसको भी शामिल कर दिया गया सहनाई को। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, ये उस समय तक केवल मंदिरों और शादियों में ही नहीं, शादियों में यूज़ किया जाने लगा था। द क्रेडिट, उसके बाद और भी कई जगह, बहुत उसके बाद भी इसका इम्पोर्टेंस और जगहों पे बढ़ गया। द क्रेडिट फॉर बिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद इसका जो मतलब इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्लासिकल स्टेज पे भी इसका इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको भी, और जो अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके साथ इसको भी प्ले किया जाने लगा। और ये कैसे हुआ, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की वजह से हुआ, उन्होंने इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एज अ 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। मतलब जब बिस्मिल्लाह खान जी जब क्या 5 ईयर के थे वो, तो वो एक बार क्या नदी के किनारे, है ना, पौंड तालाब के किनारे, डुमराव, उनका घर कहाँ था, बिहार के डुमराव गांव के रहने वाले थे। तो वहाँ पे वो नदी के किनारे एक बार वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वो क्या करते थे, वो एक मंदिर था वहाँ पे, बिहारी जी का एक मंदिर था जहाँ पे वो डेली भोजपुरी चैता गाने जाते थे। भोजपुरी चैता क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का भजन होता है, तो वो मंदिर में उस भजन को गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 125 kg अ प्राइज गिवन बाय अ लोकल महाराजा। और जब वो ये भजन गा लेते थे उस मंदिर में, तो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो क्या करते थे, उनको 1.25 किलो का एक लड्डू पुरस्कार के रूप में देते थे जब वो गा लेते थे। तो दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, और ये 80 साल पुरानी बात है, 80 साल पहले की बात थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। और अब ये जो बच्चा है वही छोटा बच्चा जो बाद में चल के बिस्मिल्लाह खान जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। Born on 21 first 20
21 March 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। इनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को हुआ था। ये कहाँ? ये बिहार के एक डुमराव गांव के थे और इनकी फैमिली जो थी वो ये म्यूजिशियन फैमिली से संबंधित थे। इनकी फैमिली में सब बड़े बड़े संगीतकार थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे? भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट में ये सहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, his father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सहनाई players। इनके फादर जो थे, इनके फादर का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। ये भी एक बहुत बड़े सहनाई वादक थे। ये भी म्यूजिक से संबंधित थे, मतलब किसी वाद्य यंत्र को ये भी प्ले किया करते थे। अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। नहीं, इनके फादर भी सहनाई प्लेयर थे और इनके पैटर्नल एंसेस्टर मतलब इनके पिता पक्ष के जो पूर्वज थे, जैसे इनके दादाजी के दादाजी, वो सब जो थे सहनाई वादक थे, सब सहनाई प्ले करते थे। तो नेचुरल सी बात है कि इनको भी जेनेटिकल था, इनको भी सहनाई आना ही था। इनका भी इंटरेस्ट होना, जब घर में कोई काम सब कोई करता है, माँ बाप करते हैं, तो कभी नेचुरली बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें आता है। द यंग बॉय टू म्यूजिशियन अर्ली इन लाइफ। और ये जो छोटा बच्चा था इसने भी अपने जीवन के मतलब प्रारंभिक काल से ही, शुरू से ही वो भी सीखने लगे थे। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल के थे, है ना, जब ये 3 साल के थे, तो when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नाउ वाराणसी, है ना। जब ये 3 साल के थे तो इनकी माता इनको लेके अपने गांव गई थी, यानी कि अपनी नानी के यहाँ ये गए। तो वहाँ इनके नानी का गांव कहाँ था? बनारस था, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा वाराणसी का, तो वो वाराणसी उनकी नानी का गाँव था। तो वहाँ जब इनकी माँ लेके गई तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। वहाँ पे ये अपने अंकल को यानी कि अपने मामा को देखते थे, जब वो प्रैक्टिस करते थे सहनाई पे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, फैसिनेट हो गए, उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही वो अपने अंकल के साथ, उनके साथ वो भी मिल बैठ के बजाने लगते थे। अली बख्श to Vishnu temple, Ali Bucks to Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the सहनाई। इनके जो मामा अली बख्श थे वो एक तरह से एम्प्लॉयड थे, वहाँ के टेम्पल में वो बजाया करते थे, विष्णु टेम्पल में, बनारस के विष्णु टेम्पल में वो सहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इंड। और जब तक वो सहनाई बजाया करते थे वहाँ पे, वो वहाँ बैठ के उनको देखा करते थे, उन मोहित होते थे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था सुनना। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, और धीरे धीरे वो और अच्छे से सीखने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे फॉर ईयर्स। और वो धीरे धीरे पूरे दिन उसको प्रैक्टिस करते थे, बजाने की प्रैक्टिस करते थे, बार बार उसको बजाने का प्रयास करते थे, सीखते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentices फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और ये क्या करते थे? ये यहाँ पे जाते थे, ये जो बालाजी का मंदिर था, मंगला मैया का मंदिर था, और गंगा के किनारे जाके वो एक जो नया सीखने वाला बच्चा जैसे सीखता है ना, तो वो अकेले बैठ के वहाँ पे जाके सीखते थे, बार बार उसको प्रयास करते थे बजाने का। The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the ranges of the सहनाई। और जो पानी, जो गंगा का पानी था, उनको एक तरह से इंस्पायर करता था, उनको क्या करता था? उनको एक तरह से इंस्पायर करता था कि और ज़्यादा, और जैसा वो बजाते थे उससे भी और बेहतर और अच्छे, मतलब नए नए राग को उन्होंने इन्वेंट किया, आविष्कार किया, नए नए राग का उन्होंने ईजाद किया, नए नए राग जो उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सहनाई से इस तरह की भी ध्वनियाँ, इस तरह के भी राग निकाले जा सकते हैं। उन्होंने उस अलग अलग नए तरीके के राग निकाले। ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो पैसेज हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी।
ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार और सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी के पैसेज मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।